हमारे भाई बीके राजीव गुप्ता स्पार्क की फैकल्टी हैं, फैकल्टी माने अध्ययन कराने का काम करते हैं, मुंबई से हैं और बड़ी गहराई से जिस चीज का छोर पकड़ते हैं उसका सिरा लाए बिना वो छोड़ते नहीं, इतनी उनमें लगन है। तो उनके खजानों में से कुछ खजाना हमारे बीच में वो बांटने के लिए आए हैं। हम लोग बड़े प्यार से और यज्ञ के उस काल को देखें जब हम यज्ञ में नहीं थे, लेकिन यज्ञ तो था। हमारी बुद्धि को हम जैसे पिछले काल में यानी सुवर्ण काल में ले जाते हैं और भविष्य काल में अर्थात फिर से सुवर्ण काल में ले जाते हैं, ऐसे यज्ञ के उस काल को बीच में हमें ले जाने के लिए हमारे सारथी आए हैं, बीके राजीव गुप्ता। अब ये मंच आपका है। ओम शांति। तो बात चल रही थी यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट की। तो क्या है यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट? थोड़ा सा हम एक ब्रीफ आउटलाइन देंगे और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हम थोड़ा चंद शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे यहाँ 14 वर्ष की तपस्या चली 1936 से लेकर 1950s तक। तो प्राय यज्ञ हिस्ट्री ये प्री पार्टीशन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले वो 14 वर्ष की भट्टी में क्या क्या हुआ और क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, इसके ऊपर डील करता है। और आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट्स एंड फिगर का क्या होगा। तो एक बार अगर हमारे पास ऑडियो, वीडियो, फाइल फॉर्मेट्स, फोटोग्राफ्स अगर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो इस यज्ञ हिस्ट्री डेटा से भविष्य में मूवीज़, टेलीविज़न एपिसोड्स, डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेटेड फिल्म्स, बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर वाला जो डेटा हमारे पास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ऑथेंटिक होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी विघ्न था इस यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट में, क्योंकि अगर मैं बात करूं 1930 या 1940 की, तो ये डेटा हमें कौन बता सकता है? यह वही व्यक्ति बता सकता है जो कम से कम 10 से 15 वर्ष की आयु का रहा हो मिनिमम। तो अगर 10 से 15 वर्ष और पीछे चले जाते हैं, 1930 के पीछे या 1940 के पीछे चले जाते हैं, तो हो जाता है 1920। तो 1920 से लेके आज क्या चल रहा है? 2022। लगभग कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष। तो जिस व्यक्ति की आयु 100 वर्ष के आसपास होगी वही हमें यज्ञ हिस्ट्री का डेटा दे सकता है। तो ऐसे कितने लोग हैं, सोच सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो दादियां हैं जो अभी जस्ट एक्सटिंक्ट के वर्ज पर हैं, और ऐसे कुछ लोग जो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में, उनसे डेटा इकट्ठा करना। और हमारे यज्ञ की कुछ पुरानी बिल्डिंग्स, उसमें से आज एक बिल्डिंग का हम वीडियो फॉर्मेट देखेंगे जो स्पेशली पाकिस्तान से आपके लिए मंगवाया गया है। और मैं समझता हूँ यज्ञ में पहली बार ये आपके सामने आज प्रेजेंट किया जा रहा है डायमंड हॉल के इस मंच पर, तो वो भी हम देखेंगे। तो उन बिल्डिंग्स को यहाँ बैठे बैठे लोकेट करना, अभी भी कुछ बिल्डिंग्स जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय था, क्योंकि अगर हमने डेटा इकट्ठा नहीं किया तो सारा का सारा डेटा समझिए कि एक्सटिंक्ट या लॉस्ट। तो ये कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे थे यज्ञ हिस्ट्री में, और मैं बाबा का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। ये मैं कोई एग्जेजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, इसमें बाबा की बहुत 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 हेल्प मिली है। जहाँ जहाँ पे हम अटके वहाँ पता नहीं सामने से ही सॉल्यूशन या समाधान आ जाता। ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा हमसे करवा रहे हैं। तो इस डेटा का बहुत ही महत्व है। आपने एक अद्भुत जीवन कहानी पढ़ी होगी जगदीश भाई की, सबने पढ़ी होगी, हम सब ने, पार्ट 1 पार्ट 2, और सच में वो अद्भुत जीवन कहानी है। लेकिन सोचिए उसी जीवन कहानी को
चित्र के रूप में या वीडियो के रूप में आपके सामने आज के जनरेशन के हिसाब से रख दिया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, हम सोच सकते हैं। तो ड्रामा अनुसार मैं कहूँ या बाबा की मैं हेल्प कहूँ, उस समय यज्ञ अद्भुत जीवन कहानी में जितने भी लगभग पात्र हैं सबके फोटोग्राफ, कुछ डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं के किसी न किसी फॉर्म के रूप में, चाहे बिल्डिंग्स हो, वो सारे वीडियोस ऑडियोस ऑलमोस्ट किसी न किसी फॉर्मेट में आ चुके हैं। और स्पार्क इसका एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है। एक तो ये बात थी। अब इसकी शुरुआत कहाँ हुई, थोड़े समय आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं तो हम समझ पाएंगे। तो 2007 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में ब्रह्मा कुमारीज के झाड़ और गोले के चित्र और कुछ डॉक्यूमेंट्स पाए गए। अब ये डॉक्यूमेंट ब्रिटिश लाइब्रेरी में कैसे पहुंचे, तो जब 14 वर्ष की भट्टी चल रही थी तो आपको याद होगा 1940s में ब्रह्मा बाबा तभी भी सेवाएं करते थे। विक्टोरिया को और बहुत सारे राजा महाराजाओं को बाबा ने चित्र भेजे थे, झाड़ और गोले के चित्र भेजे थे, और फॉरेनर्स लोगों ने उन चित्रों को अब तक संजो कर संभाल कर रखा था। तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, क्यों ना इसमें और एक्सप्लोर किया जाए। तो 2007 में ये चित्र मिले और 2008 में ऑस्ट्रेलिया की एक बहन थी जो सोशोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम था वेंडी सर्जेंट, और उन्होंने यज्ञ की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया और वो पाकिस्तान गई। पाकिस्तान और भारत लगभग उन्होंने 8 महीने पूरा टाइम डेडिकेट किया और इंडिया और पाकिस्तान की नेशनल आर्काइव से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले। उस समय के न्यूज़पेपर, न्यूज़ कटिंग, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ कटिंग्स, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले और उस पर उन्होंने अपना एक रिपोर्ट तैयार किया द आर्काइव प्रोजेक्ट के नाम से, लगभग 2010 के आसपास। और तभी दादी जी भी, आपने देखा होगा दादी जानकी जी के कुछ चित्र देखे होंगे, दादी जी भी कराची और हैदराबाद तभी होकर आई थी। लेकिन ड्रामा अनुसार क्या हुआ कि जो लोग, सिस्टर माला भी थी, ऐसे जो कुछ डबल फॉरेनर्स जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, कुछ ना कुछ घटनाएं घटी और सब के सब चल बसे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग, सब के सब मतलब ऑलमोस्ट, ऐसे नहीं कहूंगा कि सब के सब, अभी कोई नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि यज्ञ हिस्ट्री का डेटा अगर डबल फॉरेनर लिख रहा है तो उसमें त्रुटियां नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी त्रुटियां जो थी, एरर्स थे, उसको करेक्ट भी किए गए हैं और मैं शुक्रगुजार हूं बाबा का कि बाबा ने मुझे सही टाइम पर इस प्रोजेक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया। मैं इसमें और भी शुक्रगुजार हूं कुछ लोग जो फॉरेन से भी संबंधित हैं। सिस्टर तामाजिन रामसी जो रॉबिन रामसी की डॉटर हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेल कम्युनिकेशंस के थ्रू और कन्वर्जेशंस के थ्रू असिस्ट किया। रमेश भाई फोटोग्राफी डिपार्टमेंट आप जानते होंगे, उनका भी सहयोग रहा। और बहुत सारी हमारी वरिष्ठ दादियाँ, सूर्या दादी, ऐसे भी कुछ दादियाँ जो 90 इयर्स प्लस की थी, उनके इंटरव्यूज़ लिए गए। तो इस प्रकार से यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट जो है की शुरुआत हुई। बट अब प्रश्न उठता है कि आखिर इस डेटा का यूज़ क्या है, इसकी यूजिबिलिटी क्या है, ये कौन से काम में आ सकता है। ये एक बहुत इंटरेस्ट, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से लोग इंटरनेट पे विजिट करते हैं। तो अभी एक जगह एक लाइन आई कि ओम मंडली बैंड, तो आपको मालूम है ओम मंडली इस संस्था की शुरुआत में नाम था। तो कई लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और नेगेटिविटी को प्रोपोगेट करते हैं कि हाँ भाई ओम मंडली तो बैन किक कर दी गई थी, देखिए ये रहा, इंटरनेट पे आया है, ऐसे ऐसे आया है। तो जब हम रिसर्च कर रहे थे तब मालूम पड़ा कि ये तो केवल आधा अधूरा ज्ञान लेकर लोगों ने उसको प्रमोट करना चालू कर दिया है, वो लोग जिनके मन में कुछ भी बातें होंगी संस्था को लेकर। और बाद में मालूम पड़ा कि 1938-39 ये 2 वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष थे संस्था के लिए। उस समय अल्लाह बख्श सुमरू जो कि सिंध के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, वो उनका बाबा और मम्मा से मिलना जुलना हुआ करता था। और ये वो अल्लाह बख्श सुमरू थे जिनका सुभाष चंद्र बोस ने बहुत प्रशंसा की थी। बड़े ही ईमानदार और नेक नेता थे उस जमाने के। और वो ब्रह्मा बाबा के पास आते हैं, उनकी एक गठबंधन की सरकार थी, कहते हैं कि बाबा बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, एंटी ओम मंडली वाले,
क्या इस संस्था का नाम हम चेंज नहीं कर सकते? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चे ये नाम मैंने नहीं रखा, ये तो लोगों ने नाम रखा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और बाद में संस्था का नाम चेंज हुआ प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज। पहले नाम अलग था, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ऐसे करके परिवर्तन हुआ। ये मैं बातें ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जो बातें कह रहा हूं सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है। अब अल्लाह बख्श सुमरू ने क्या किया, एनटीओ मंडली के लोगों के ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऑफिशियली ओम मंडली को बैन कर दिया, ऑफिशियली। और सबका ईगो सेटिस्फाई हो गया और एंटी ओम मंडली वाले बहुत खुश हो गए कि हमारी विजय हो गई। बट अल्लाह बख्श उमरी बड़े ही नेक दिल इंसान थे, उन्होंने इस बैन को कभी इंप्लीमेंट ही नहीं किया। और कुछ हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ हैं। फिर एनटीओ मंडली वालों ने लेटर लिखे कि ये क्या किया आपने, बैन तो कर दिया लेकिन इस बैन को तो इंप्लीमेंट किया ही नहीं जा रहा है, ये सरकार क्या काम कर रही है। बहुत चिढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने कभी बैन को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। वो देख रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा दादियां मिलते भी हैं, योग करने भी जाते हैं, कुछ इसका इंप्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है। तो कईयों के पास आधा ज्ञान होने के कारण क्या करते हैं, नेगेटिव डेटा को लोग प्रोपोगेट कर देते हैं। इसीलिए यज्ञ हिस्ट्री डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट मैं कवर करूंगा जो मुझे याद आ रहा है, कई लोगों ने क्या किया, अब जगदीश भाई के ज़माने की मैं बात बता रहा हूं, जो आपने ये जीवन कहानी पढ़ी है, अद्भुत जीवन कहानी, जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, ये जगदीश भाई ने कैसे लिखी थी। मैं तो उस दशक में नहीं था, लेकिन जो लोग उस समय जब जगदीश भाई लिख रहे थे मौजूद थे, उनके भी हमने पर्सनल इंटरव्यू लिए। तो पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में जगदीश भाई दादियों को बुलाते, उनके सारे डेटा को रिकॉर्ड करते, उनके सारे इंटरव्यूज लेते, दादी क्या हुआ था, हर एक दादी को बुलाते, दादियां अपना जो है इंटरव्यू देती। उस आधार पे एक अद्भुत जीवन कहानी पब्लिश हुई है। कुछ बातों में हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटियां हों, पॉसिबिलिटी है फैक्ट्स एंड फिगर को लेकर, लेकिन जगदीश भाई का उद्देश्य फैक्ट्स एंड फिगर से ज्यादा बाबा के चरित्र को प्रकाशित करना, वो उनका इंटेंशन ज्यादा था। अगर हम अद्भुत जीवन कहानी की बात करते हैं तो कैसे लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं, मैं इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं। तो ब्रह्मा बाबा का एक पार्टनर था, आप जानते होंगे, बाबा का पार्टनरशिप में बिजनेस था, उसका नाम था, पूरा नाम था सेवक राम खूबचंद दासवानी, सेवक राम। अब इस व्यक्ति का कोई यज्ञ हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस नहीं है, और हमारे पास सारे इंटरव्यूज हैं कि ये व्यक्ति कोई विशेष नहीं था, इसने तो सारा जो है कैश अपने पास रख लिया, ब्रह्मा बाबा को कुछ शेयर दिया। ब्रह्मा बाबा उदारवादी थे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और मम्मा के रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं, सबको मालूम है। अब इस व्यक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ऐसे कुछ लोग, उनको लगता है इस व्यक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और मुझे अपनी एक पार्टी बनानी है, तो क्यों ना इस व्यक्ति को आधार बनाया जाए, और इसके आधार पर मैं क्या करूंगा, पूरी अपनी एक पार्टी बनाऊंगा। और लोगों ने ऐसे किया भी, और बहुत से लोगों को लोगों ने भ्रमित किया और ये प्रोपोगेट किया कि बाबा जो है सेवक राम के अंदर आते थे और मुरलियां चलाई कराची में, और कई लोग मान भी गए, और उनको लगा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था के पास सेवक राम जैसे एक नॉर्मल इंसान का डेटा तो होगा नहीं, तो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाता है कि ऐसी व्यक्ति को उठाना और इसकी एक जीवन कहानी बनाकर अपनी कहानी को जोड़ देना। और लोगों ने ऐसे किया भी, और कई लोग भ्रमित भी हुए। पर आश्चर्य की बात, हमारे पास छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन की जो डेटा है, ड्रामा अनुसार सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। अब ऐसे लोगों से पूछा जाए कि क्या आप सेवक राम का एक फोटोग्राफ दे सकते हैं, आपको आश्चर्य होगा, दे डोंट हैव अ सिंगल फोटोग्राफ ऑफ सेवक राम। उन्होंने पूरी अपनी पार्टी बना के रखी है। अब ऐसे लोगों से अगर पूछा जाता है, एक और आश्चर्य की बात है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है कि यही सेवक राम 25 फरवरी 1939 को हैदराबाद के मजिस्ट्रेट कोर्ट में आता है और ब्रह्मा बाबा के अगेंस्ट एफिडेविट फाइल करता है, एनटीओ मंडली से मिल जाता है। तो क्या परमात्मा ऐसे व्यक्ति के तन के अंदर आके मुरली चलाएंगे और अपने ही ज्ञान को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे? सोचने वाली बात है। अच्छा, फिर कहते हैं नहीं नहीं, उनको मालूम है कि शायद संस्था के पास डेटा नहीं होगा, तो कहते हैं नहीं नहीं, ब्रह्मा कुमारी बहनें ना ये हिस्ट्री का डेटा छिपाती हैं,
हमको बताते नहीं हैं। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि संस्था छिपाती है, लेकिन एनटीओ मंडली वाले तो नहीं छिपाएंगे जो संस्था के विरुद्ध हैं। तो उस जमाने के सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स, मीडिया में क्या चल रहा है, कौन से कोर्ट मुकदमे चल रहे हैं, उस व्यक्ति का कहीं जिक्र है ही नहीं। इसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है, वे निरुत्तर हैं। और ऐसी कुछ दादियां लकीली जो सरवाइव, जिनकी यादाश्त अभी भी हैं, जो 90+ हैं, उनसे इंटरव्यू लिया गया कि इस व्यक्ति को आप जानते हैं? बोलते हैं ऐसे कोई नाम का व्यक्ति तो था ही नहीं यज्ञ में कभी। तो ऐसे लोगों ने क्या किया, संस्था का 80% डेटा उठाया, 20% अपना ऐड कर दिया और लोगों को गुमराह भी किया और लोग गुमराह भी हुए। इसीलिए यज्ञ हिस्ट्री का फैक्ट्स, फिगर्स, डॉक्यूमेंट्स, ये डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पार्क कहीं ना कहीं इस डेटा को सुरक्षित रख रहा है ताकि भविष्य में इसकी उपयोगिता जो है सेवार्थ लाई जा सके। ये हुई एक बात। और लास्ट पॉइंट में बड़ा इंटरेस्टिंग है जो कवर करूंगा, वो ये है कि आजकल आपने देखा होगा बहुतों के अंदर परमात्मा की प्रवेशता होने लग रही है, आप सभी जानते भी होंगे। तो कईयों ने पूछा कि भाई कैसे माना जाए कि परमात्मा की प्रवेशता होती है। आपको सरप्राइज होगा, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो साइकेट्रिस्ट जानते भी हैं, जिसे कहा जाता है मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। ऐसे बीमारियां हैं जिसमें व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर कोई आत्मा आती है, और भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे आपने देखा होगा कई क्लेम करते हैं कि माता जी आती हैं इनके शरीर में, आपने देखा होगा। हाँ, किसी किसी केस में आत्माओं की प्रवेशता होती है, हम मना नहीं करते हैं। तो ऐसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले ऐसे कुछ लोग हैं, वो क्लेम करने लगते हैं, उनको एक फीलिंग आती है कि मेरे अंदर कोई आत्मा आती है, और खूब कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि सामने वाला भी प्रभावित हो जाता। तो आप में से कोई कह सकता है भाई जी कैसे मैं मानूं कि सच में आत्मा आती है? ये भी तो हो सकता है सच में आत्मा आती हो, कोई मानसिक रोग ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसको कैसे परखा जाए? तो उसका बड़ा ही आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि मान लीजिए मैं क्लेम करता हूं कि मेरे अंदर गुलजार दादी की आत्मा आती है, तो आप कैसे जानेंगे कि मेरे अंदर गुलजार दादी की आत्मा आती है? मैं चाहूं तो वैसे एक्टिंग भी कर सकता हूं, गुलजार दादी जैसी आवाज भी निकाल सकता हूं, तो आप कैसे मानेंगे कि हमारे अंदर गुलजार दादी की आत्मा आती है? उसका बहुत सरल उपाय यह है कि ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन जो केवल गुलजार दादी को मालूम है और राजीव भाई को नहीं मालूम है, अगर राजीव भाई वो डेटा बता पाता है या गुलजार दादी की जो है अपने नॉलेज डोमेन के बियॉन्ड अगर वो बातें बता पाता है जो केवल गुलजार दादी को मालूम है, मुझे मालूम नहीं है, तब तो हम यकीन कर सकते हैं ना कि हाँ भाई सच में अब हमें यकीन हुआ कि राजीव या फलाने भाई को कोई मानसिक रोग नहीं है, सच में गुलजार दादी की आत्मा इनके तन के अंदर आती है। सेम वैसे ही जैसे ब्रह्मा बाबा के तन के अंदर शिव बाबा आते थे, कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि बाबा ने कुछ ऐसी बातें बताई जो ब्रह्मा बाबा के नॉलेज डोमेन के बियॉन्ड की बातें थी, जो ब्रह्मा बाबा के क्षमता के बियॉन्ड की बातें थी। सृष्टि 5000, गीता का भगवान, पवित्रता की बातें, आत्मा की बातें, जो आज रिसर्च का विषय है, जो ब्रह्मा बाबा की एजुकेशन लेवल के बियॉन्ड की बातें हैं। तो ठीक उसी प्रकार यज्ञ हिस्ट्री प्रोजेक्ट में ऐसे माइन्यूट से माइन्यूट डेटा इकट्ठा किया गया है कि 14 वर्ष की तपस्या कहाँ चली, कौन कौन से कमरे थे, कौन से कमरे में मम्मा रहती थी, बाबा कहाँ रहते थे, हमारे पड़ोसी कौन थे, उस जमाने के बहुत सारे फोटोग्राफ, बहुत सारे इंसिडेंट जो यज्ञ हिस्ट्री में आज तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। बड़े इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग बातें मम्मा बाबा की जो सुन के आप बहुत खुश होंगे, उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, वो सब चीज़ें भी अभी तक हैं। तो जो अपने आप को क्लेम करते हैं उनको कह सकते हैं कि आप आइए स्पार्क के मंच पर इंटरव्यू दीजिए, तो हम आपको प्रमोट करेंगे। इट्स वेल एंड गुड। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे।
है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। तो समरी ये है कि यज्ञ हिस्ट्री का डेटा इतना इम्पॉर्टेंट है कि ऐसे कुछ चीज़ें जो पब्लिक डोमेन में नहीं रखी गई है, लेकिन इस आर्काइव प्रोजेक्ट में मौजूद है, ऐसे लोगों को क्वेश्चन किया जा सकता है जो अपने आप को क्लेम करते हो कि हमारे अंदर परमात्मा की प्रवेशता होती है। पर मुझे पूरा विश्वास है ऐसे लोग कभी इस मंच पर या यहाँ पर आने की कभी कोशिश नहीं करेंगे। अगर सत्यता होगी तो वी आर वेरी ओपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी हमें बात समझनी चाहिए कि बाबा की मुरलियाँ चली हैं। 11 अप्रैल 1982 की मुरली है जिसमें बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि बाबा की मुरली कहाँ चलती है? मधुबन में। और बाबा की प्रवेशता कहाँ पे होती है? मधुबन में। तो मधुबन को छोड़कर बाबा कहाँ जा सकता है? तो ये ज्ञान की स्पष्टता बहुत ही आवश्यक है। और जब भी बाबा की प्रवेशता होती है तो बाबा जिस तन में प्रवेश करते हैं उसी की आवाज़ का सहारा लेते हैं। गुलजार दादी के तन में प्रवेश करते हैं तो गुलजार दादी की आवाज़ होती है या अव्यक्त आवाज़ होती है? गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके प्रकाशमणि दादी की आवाज़ नहीं निकलती है। सोचने वाली बात है। तो ऐसी कुछ युक्तियां हैं जिससे हम समझ सकते हैं। और ये तो हमारे आस्था और अनुभूति का विषय है। कहीं ना कहीं अगर हमें सेवाओं के विस्तार में बहुत ज़्यादा हैं और योग का हमने गहन अनुभव नहीं किया है तो भ्रमित होने के चांसेस हैं। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं। आज इस मंच पर मैं समझता हूँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि पहली बार हम ओम निवास के वो वीडियोस जो बाबा ने पहला हॉस्टल खोला था उसके वीडियोस हम देखने जा रहे हैं, जिसके एक समय ऐसा था कि एक फ़ोटो मिलना भी दुर्लभ था। और आज वो सारे वीडियोस आपके लिए स्पेशली पाकिस्तान से मंगाए गए हैं। तो देखते हैं यज्ञ हिस्ट्री का एक छोटा सा एक वीडियो। ओम शांति। अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की, स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। ओम शांति। जब भी यज्ञ इतिहास की बात बताई जाती है तब ओम निवास का जिक्र जरूर आता है। हमें ज्ञात रहे ओम निवास 2 थे। हैदराबाद स्थित ओम निवास अलग था और कराची स्थित ओम निवास अलग था। हम जिक्र कर रहे हैं हैदराबाद स्थित ओम निवास की। इस बिल्डिंग का महत्व इस बात से सिद्ध होता है कि 1937 में यज्ञ की मैनेजिंग कमेटी की शुरुआत इसी ओम निवास से हुई थी। कैसे दिखता था ओम निवास? कैसे दिखाई देती थी उसकी खिड़कियां, दरवाजे तथा प्रांगण? इसका साक्षात्कार इस दुर्लभ वीडियो के माध्यम से करेंगे। ओम निवास के इस विशद विवरण के पीछे उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को साकार के उन दिनों के साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि यज्ञ का बचपन अर्थात दादियों का बचपन अर्थात हम सभी का बचपन। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इन वीडियोस को देखने के पश्चात हम अपने आप को सहज ही ओम निवास के साथ अर्थात साकार के दिनों के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं यज्ञ में पहली बार ओम निवास के कुछ दुर्लभ वीडियोस। यज्ञ के शुरुआत के दिनों में 2 बिल्डिंगों का नाम आता है, ओम मंडली और ओम निवास। जी हाँ,
ओम मंडली संगठन का नाम भी था तो बिल्डिंग का नाम भी ओम मंडली हुआ करता था। मम्मा जब पत्र लिखती थी तो नीचे लिखती थी ओम राधे, प्रेसिडेंट, ओम मंडली एंड ओम निवास। जैसे कि बाबा मुरलियों में बताते हैं कि अक्सर कर जो बड़े लोग हुआ करते थे या अधिकारी हुआ करते थे तो नीचे लिखते थे योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। मम्मा भी जब पत्र लिखती थी अधिकारियों को तो सामने हम देख रहे हैं लिखती थी योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। आखिर ओम निवास क्या था? ओम निवास सबसे पहला हॉस्टल था जो बाबा ने बच्चों के लिए हैदराबाद में खोला था। जब 1936 में बाबा कश्मीर चले गए तब इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्यभार बाबा ने मम्मा को सौंपा और मम्मा अपना इनपुट देती रही। इतनी कम उम्र में भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की सेवा में मम्मा मददगार बनी। ओम निवास की इस बिल्डिंग के निर्माण में बाबा ने स्वयं अपना धन लगाया। उस जमाने में 70,000 से लेकर लगभग 1 लाख तक रुपया खर्च हुआ। दादियां बताती हैं कि इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का कार्य 1936 से शुरू हुआ और दिवाली के दिनों में 1937 में बाबा ने इसका उद्घाटन किया। ओम निवास के इस बिल्डिंग के एड्रेस में लैंडमार्क हुआ करता था नव विद्यालय। जी हाँ, ये वही नव विद्यालय है जो ठंडी सड़क पर स्थित है। अक्सर करके दादियाँ इसका जिक्र करती थीं और एड्रेस में भी यही लिखा जाता था। सामने आप देख रहे हैं ओम निवास के एड्रेस के नीचे नव विद्यालय का रेफरेंस दिया है। तो ये रहा आपके सामने वही नव विद्यालय जो अब ओल्ड सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस के नाम से जाना जाता है। यह वही एरिया है जहां गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हुआ करती थीं, कचहरी या कलेक्टर हाउस इत्यादि, जहां पर ओम निवास था। सामने आप देख रहे हैं कचहरी के कैंपस से भी नव विद्यालय का टावर दिखाई दे रहा है। इस बिल्डिंग को ओम निवास इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि टॉप फ्लोर पर लाइट का ओम हुआ करता था जो हैदराबाद स्टेशन से दिखाई देता था। याद रहे, ओम निवास एक नहीं 2 थे। हैदराबाद का ओम निवास अलग था, कराची का ओम निवास अलग था। हम इस हैदराबाद ओम निवास की बात कर रहे हैं। आइए चले ओम निवास की गलियों में। ये गलियां उन दिनों की याद दिलाती हैं जब इन गलियों से दादियां गुजरा करती होंगी। दादी जी ओम निवास की यात्रा पर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए। ओम निवास की गलियों में प्रवेश करते ही कुछ पुरानी खूबसूरत इमारतें जो आज भी वैसे की वैसे ही खड़ी होकर उन दिनों की यादों को ताज़ा कर देती हैं। इनकी नक्काशी और खूबसूरती
तथा रॉयल्टी हम स्वयं ही समझ सकते हैं। इन्हीं गलियों से गुजरते हुए कितनी न बार दादियों की नजर इन इमारतों पर पड़ी होंगी। इतना ही नहीं, ये गलियां यज्ञ में ओम निवास के पिकेटिंग की भी साक्ष्य है। पिकेटिंग का ये चित्र आपने जरूर देखा होगा। पीछे जो बिल्डिंग खड़ी है वह ओम निवास ही है। ओम निवास के आसपास की गलियां। ओम निवास में प्रवेश होने के लिए 2 दरवाजे हैं और ओम निवास से निकलने के लिए पिछला दरवाजा। आइए हम भी उन सीढ़ियों का आनंद उठाते हुए ओम निवास की गलियों की ओर प्रस्थान करें। ओम निवास में प्रवेश करने वाली गली तथा सामने हम देख रहे हैं मेन रोड, जो कि ठंडी सड़क के नाम से जाना जाता है। कुछ पुरानी इमारतों के नक्काशे युक्त दरवाजे समय की चपेट में अभी यह उस अवस्था में नहीं रह गए हैं, क्योंकि उन जमाने में ये गलियां काफी स्वच्छ और साफ सुथरी हुआ करती थीं और हैदराबाद बहुत ही साफ सुथरा और एक स्वच्छ शहर हुआ करता था। ओम निवास के पड़ोसी मकानों के दृश्य जो आज भी वैसे के वैसे पुराने दिनों की याद दिलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं ओम निवास के अंदर का नजारा कि वर्तमान समय ओम निवास कैसे दिख रहा है। और हम प्रवेश कर रहे हैं सीधे ओम निवास के अंदर। ओम निवास का वह आंगन जो कभी ओम की ध्वनि से गुंजायमान हो जाता था। पहले यह आंगन काफी चौड़ा हुआ करता था और ऊपर में कमरे बाद में जोड़े गए। तथा छोटे छोटे बच्चे शोभा में 4 चांद लगाते थे। सामने हम देख रहे हैं ओम निवास के स्टूडेंट्स ब्रिज पुष्पा दादी, ईशु दादी, कमलमणि दादी, गुलजार दादी, सरला दादी बेंगलुरु। टीचर्स बहनों में भूरी दादी, दादी चंद्रमणि, दादी प्रकाशमणि, आज भी ओम निवास के दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। सामने आप ओम निवास के टॉप फ्लोर का वही वरांडा देख रहे हैं जो आज सीमेंटेड ब्लॉक से सील कर दिया गया है। उन दिनों यह सीमेंटेड ब्लॉक्स नहीं हुआ करती थी। अभी उस वरांडे को कमरों में तब्दील कर दिया गया है। लकड़ी की खिड़कियों के दरवाजे और उनकी नक्काशी आज भी बिल्कुल वैसी ही हैं। उनमें कोई भी अंतर नहीं आया है। सामने गॉथिक शैली में बनाई गई खिड़कियों के कुछ पिलर्स ऐसे दिखाई देते थे। ओम निवास की सीलिंग सामने आप देख रहे हैं, आज भी वही पुरानी टाइल्स बिल्कुल वैसे की वैसे ही। ओम निवास के एक कमरे का दृश्य, वही पुराने दरवाजे और खिड़कियां बिल्कुल वैसे की वैसे ही।
कल्पना कीजिए कि अगर आप भी ओम निवास के विद्यार्थी होते तो उस समय का दृश्य कैसे होता। आप देख रहे हैं ओम निवास 2 स्टोरी बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर पर 12 बड़े कमरे और फर्स्ट फ्लोर पर भी 12 बड़े कमरे। सेकेंड टॉप मोस्ट फ्लोर पर बड़ा हॉल और वरांडा। ग्राउंड फ्लोर पर कौन कौन रहता था? ब्रह्मा बाबा, बड़ी दीदी और प्रकाश मणि दादी ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। नीचे किचन की व्यवस्था हुआ करती थी। फर्स्ट फ्लोर पर क्लासरूम हुआ करता था। सामने हम देख रहे हैं चंद्रमणि दादी बच्चों को पढ़ाते हुए। ये फर्स्ट फ्लोर का ही चित्र है। ये जो छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं उसमें से एक बच्ची बेंगलुरु की सरला दीदी है और दूसरी बाबा की लौकिक पुत्री सूर्या बहन। इस चित्र में जो खिड़कियां हैं बड़े गौर से देखिए। जी हाँ, ये वही खिड़कियां हैं जो आपने अक्सर इस चित्र में देखा होगा। 5 टीचर्स बहनें जो हर एक ग्रुप को संभालती थी। सामने आप देख रहे हैं मिठू दादी, प्रकाश मणि दादी, शांता मणि दादी, कला बहन और शीतल मणि बहन। इसके पीछे जो दरवाजा दिखाई दे रहा है उसे गौर से देखिए। ऐसे ओम निवास में कई दरवाजे हुआ करते थे। हम सब कराची में आ गए हैं। कराची में आ गए तो बहुत पीसफुल लाइफ सभी की। बाबा ने एक बोर्डिंग बनाया था जिसमें कन्याएं और कुमार छोटे छोटे थे। तो हम 5 बहनें थी जिसको बाबा ने मुकर्रर किया था। चंद्रमणि, मैं, रामा कुमार का, और 2 और बहनें थी जो छोटे छोटे बच्चे। बाबा ने कहा तो बचपन से इसके संस्कार अच्छे होंगे तो बड़े होकर के सारे विश्व का कल्याण करेंगे। तो जो भी माताएं आती थी उनको कहा आप सिर्फ बच्चे दे दो, परवरिश बाबा ही करेंगे। ऐसे ही जिन्होंने दिया बच्चे दिया उसके टीचर बाबा ने हमको मुकर्रर किया। तो बाबा की उस समय दूसरी बिल्डिंग भी बनी थी 3 मंजिल की। उसमें हम सभी को रखा। उसमें बाबा रोज आता था और आकर के बच्चों को ज्ञान सुनाता था। हम भी उनको परवरिश देते थे, स्नान वगैरह सब करा करके। बाबा की बच्चों की बहुत ख्यालात रहती थी कि बच्चे मेरे शहजादे हैं और उनकी परवरिश भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो रोज बाबा चक्कर लगाते थे, मम्मा भी चक्कर लगाती थी। इस रीति से बोर्डिंग भी हुआ और रोज सुबह में इसको सैर कराने बगीचे में ले जाते थे। तंदुरुस्ती का बहुत ख्याल रखता था बाबा। ड्रिल भी कराता था बच्चों को। इस रीति से ये चला। अभी हम देख रहे हैं ओम निवास के बच्चे व्हाइट यूनिफॉर्म में, बड़े ही रेयर फोटोग्राफ्स। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर। इन बच्चों का यूनिफॉर्म ब्लू कलर का है जिन पर ओम लिखा हुआ है। ओम की इतनी धुन लगी हुई थी कि बच्चे भी बाबा को ओम बाबा कहते थे। अभी हम देख रहे हैं ओम निवास का कोर्टयार्ड या आंगन। बहनें आपस में ज्ञान चर्चा करते हुए। इनके पीछे रीड्स की चटाई नुमा ब्लाइंड्स जिससे गर्मियों में शीतलता बनी रहती है। हैदराबाद का परिवार और इनके पीछे वही ब्लाइंड्स दिखाई दे रहा है जो कि ओम निवास में लगा हुआ है। आंगन में माताएं बच्चों के साथ। कई शिक्षा अधिकारी ओम निवास में विजिट कर चुके थे। वे आकर ओम निवास में रुकते भी थे। सैयद मीरान मोहम्मद शाह जो कि सिंध असेंबली के स्पीकर भी हुआ करते थे,
वे भी विजिट कर चुके थे। सामने हम देख रहे हैं प्रोफेसर एस.एन. फेरवानी जी, जो शिकारपुर के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट या शिक्षा अधिकारी थे तथा साथ में वे एक हिंदू नेता भी थे। ये ओम निवास से इतने प्रभावित थे कि ओम निवास पे इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जो न्यूज़पेपर्स में भी पब्लिश हुए थे। इस लेख में उन्होंने लिखा है, ओम निवास अ मॉडर्न गुरुकुल फॉर गर्ल्स। गौरतलब है, फेरवानी जी ओम निवास को एक मॉडर्न गुरुकुल की उपाधि दे रहे हैं। वे ओम निवास की स्वच्छता से बड़े प्रभावित थे। बच्चों को शुद्ध अन्न के अलावा बाजार की कोई भी चीजें नहीं खिलाई जाती थी। वे कहते थे, हैदराबाद के पेरेंट्स को इस बात पर गर्वान्वित होना चाहिए। इस प्रकार हमने ओम निवास के बारे में बहुत कुछ बातें जानी। आने वाले एपिसोड में हम ओम निवास की दिनचर्या तथा दादियां ओम निवास के बारे में क्या कहती थी, उन अमूल्य अनुभवों को सुनेंगे। ओम शांति।